पिछला लेक्चर में हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम देखे थे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड देखे थे डिफ्लेक्शन निकालने का। आज हम लोग मैकुले मेथड देखेंगे डिफ्लेक्शन निकालने का। तो मैकुले मेथड क्यों यूज करते हैं? डबल इंटीग्रेशन मेथड का ये एडवांस वर्जन है मैकुले मेथड। तो क्यों यूज करते हैं मैकुले मेथड? क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल से बताते हैं क्यों यूज करते हैं मैकुले मेथड। कि व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंजेस अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जो चेंज होता है लेंथ ऑफ द बीम में, जैसे मेरा क्या है d2y बाई dx2 इक्वल टू m बाई ई आई। हम लोग को क्या जरूरत पड़ता था? m का जरूरत पड़ता था, m निकालना पड़ता था किसी भी बीम में। लेकिन अगर मान लीजिए बीम कोई है, जैसे यही बीम है, ये बीम है, उसमें मल्टीपल सेगमेंट हो या लोड का अलग अलग जगह पे अलग अलग लोड लग रहा हो, तो हर सेगमेंट में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो है, बेंडिंग m जो है वो अलग अलग होगा। तो हम लोग को बार बार अलग अलग m निकालना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स हम लोग को डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो उससे हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग मैकुले मेथड का यूज़ करते हैं। तो कोई ये प्रॉब्लम को ले लेते हैं हम, ठीक है। ये प्रॉब्लम को हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी और मैकुले मेथड दोनों से बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा और क्या है मैकुले मेथड। एक प्रॉब्लम से ही बताएंगे मैकुले मेथड क्या है, ठीक है। तो ये मेरा है कोई भी बीम, ठीक है। ए बी है, बीम ए बी सी बीम है, ठीक है। मेरा बीम ए बी सी है, उसमें ए बी सी में क्या है, ये मेरा सेगमेंट पहला ए बी सेगमेंट 1 है और बी सी मेरा सेगमेंट 2 है, ठीक है। उसमें यहाँ पे लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है? लोड मेरा पी लग रहा है, ठीक है। पी लोड लग रहा है। पी लोड के लिए हम लोग रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे कर निकालेंगे? सिग्मा ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को 0 करेंगे तो, और एक मोमेंट ले लेंगे किसी पॉइंट ए या के अबाउट 0 लेंगे या बी के अबाउट 0 लेंगे तो मेरा रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन आर ए और आर बी होगा, वो आ जाएगा। तो मेरा कितना आया है? अगर देखें तो आर ए आया है मेरा p/2 आया है, नीचे में है जो, और आर बी मेरा आया है कितना, निकाल सकते हैं आप लोग भी, 3p/2 आया है, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे बनाएंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड में? हम लोग क्या करना रहता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी सेगमेंट के लिए m निकालेंगे और उसके बाद फॉर बी सी सेगमेंट के लिए m निकालेंगे। दोनों के लिए m अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x1 डिस्टेंस पे वो सेक्शन कट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, और यहाँ पे यहीं से x2 डिस्टेंस पे सेक्शन कट करेंगे, x2 डिस्टेंस, और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा कैसे कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो कट किए हम लोग x1 डिस्टेंस पे, ये a है, यहाँ पे मेरा p/2 है। यहाँ पे कैसा होगा डायरेक्शन, नीचे होगा शियर फोर्स b और बेंडिंग मोमेंट m, ऐसे होगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, m प्लस p2 इंटू x1 डिस्टेंस है, x1 एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं तो x1 इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट 0 किए हैं, 0 किए हैं कहाँ पे, मोमेंट 0 किए हैं x के अबाउट, ठीक है। वहां से इक्वेशन ये वाला आया मेरा, बताएं कैसे लाए ये वाला, माइनस p/2 इंटू x1 आ गया। और यहाँ पे दूसरी तरह अगर करेंगे तब यहाँ पे मेरा a है, यहाँ मेरा b है, यहाँ पे नीचे लग रहा है p/2, यहाँ पे ऊपर लग रहा है 3p/2। यहाँ से मेरा x2 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस में सेक्शन कट किए, ठीक है। कैसा होगा, ऐसा होगा नीचे और मोमेंट ऐसा होगा m, ठीक है।
तो x के अबाउट मोमेंट जीरो करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, m प्लस p2 इंटू x2 माइनस 3p/2 इंटू x2 माइनस कितना डिस्टेंस है, x2 माइनस डिस्टेंस है x2 माइनस 2a इक्वल टू 0। तो मेरा m कितना आ जाएगा, यहाँ पे m मेरा आ जाएगा माइनस p3a माइनस x2। ठीक है, इतना मेरा m आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे यहाँ के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, यहाँ हो जाएगा मेरा EI d2y1 बाई dx1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस px1/2। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड होगा, ये जब मेरा x1 होगा 0 से 2a के बीच में, मतलब सेगमेंट AB के लिए, मतलब AB के लिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन, EI dy2 बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस p3a माइनस x2। ठीक है, मेरा 2a सेगमेंट, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा, x2 कितना होगा जब कहाँ से कहाँ तक, x2 मेरा 2a से कितना डिस्टेंस है, 3a के बीच में होगा तब। ठीक है, उसके लिए होगा। इंटीग्रेट करते हैं अब इसको, कितना आ जाएगा ये, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो EI dy1 बाई dx1 इज इक्वल टू माइनस px1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस c1। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, EI y1 माइनस px1 का क्यूब बाई 12 प्लस c1x प्लस c2। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अब उस तरह इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा मेरा, EI dy2 बाई dx2 इक्वल टू आ जाएगा p, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 pa x2। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं बता रहे हैं, प्लस c3 हो जाएगा। और फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो EI y2 p x2 का क्यूब बाई 6 माइनस 3pa x2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस c3x प्लस c4। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 2 इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन पे हम लोग, मेरा 4 को आ गया, मेरा क्या आ गया 4, ये c1 c2 c3 c4, 4 तो अननोन आ गया, अननोन। चारों अननोन को निकालने के लिए हम लोग को बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा, 4 बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला मेरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि एट जहाँ x1 0 होगा वहाँ y1 0 होगा, डिफ्लेक्शन की कोई 0 है इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है, यहाँ पे x1 0 है, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 है। ठीक है, 2 बाउंड्री कंडीशन मेरा ये हो गया। और एक बार x2 भी, जब x2 इक्वल टू 2a होगा तब भी 0 होगा, और एक जो दोनों का स्लोप होगा वो बराबर होगा b पे, पॉइंट b पे दोनों का स्लोप बराबर होगा। देखते हैं कैसे बाउंड्री कंडीशन है।
तो स्टार्टिंग वाला x1 इक्वल टू 0 पे y1 0, ये पहला हो गया मेरा, ये मेरा पहला बाउंड्री कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया मेरा एट x1 पर इक्वल टू 2a पे डिफ्लेक्शन 0 है। और मेरा क्या होगा बाउंड्री कंडीशन, तीसरा और मेरा बाउंड्री कंडीशन होगा एट x2 इक्वल टू 2a पे y2 0 होगा। ठीक है, पता चल रहा होगा कैसे हुआ। x2 कहाँ पे 2a होगा, यहाँ पे x2 का यहाँ से शुरू हुआ x2, तो यहाँ इस पॉइंट पे b पॉइंट पे x2 कितना होगा 2a होगा। ठीक है, तो x2 इक्वल टू 2a पे होगा 0 y2। ठीक है, और चौथा क्या होगा कि b पॉइंट पे एट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 2a, b पॉइंट पे दोनों का स्लोप d ऑफ y1 बाई dx1 इक्वल टू d ऑफ y2 इक्वल टू dx2। ठीक है, इस दोनों का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, x2 का मतलब x1 का रेंज मेरा है 0 से लेकर 2a है, और मेरा x2 का रेंज है 2a से 3a तक, और ये b पॉइंट पे दोनों का रेंज को कोइंसाइड हो रहा है, दोनों का रेंज। b पॉइंट जो है मेरा, ये जैसे a b और c है, उसमें b पॉइंट पे दोनों का मतलब कि इक्वेशन मिल रहा है, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, जो x1 इक्वल टू 2a पे y1 0 है, x2 इक्वल टू 2a पे y2 0 है, और x1 बराबर x2 इक्वल टू 2a पे दोनों का स्लोप भी एक होगा। ठीक है, मतलब कर्व हम देखेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा स्लोप बनेगा तो यहाँ पे दोनों का स्लोप एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि स्लोप तो एक ही होगा ना, जो भी होगा दोनों के हिसाब से एक ही आएगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो पहला बाउंड्री कंडीशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या है मेरा, ये इक्वेशन है। यहाँ पे y1 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो c2 मेरा 0 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पहला बाउंड्री कंडीशन से मेरा c2 मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बाउंड्री कंडीशन जब देंगे तो दूसरा बाउंड्री कंडीशन में 2a बैठाना है x2 के जगह पे, x2 के जगह पे 2a रिप्लेस, यहाँ पे 2a देंगे, यहाँ पे 2a देंगे, और y2 के जगह पे सॉरी पहला दूसरा बाउंड्री कंडीशन यहाँ बैठाना है पहला इक्वेशन में, यहाँ पे 2a देंगे, यहाँ पे 2a और y1 कितना होगा, y1 0 होगा। तो y1 0 होगा तो मेरा ये उधर चला जाएगा, जैसे हो जाएगा मेरा ei y1 हो गया 0, और ये हो गया माइनस p इंटू 2a का क्यूब बटे 12 प्लस c1 इंटू 2a, और c2 तो मेरा 0 हो गया, तो यहाँ से निकालेंगे हम c1, तो मेरा आ जाएगा pa क्यूब बाई 3, सो pa स्क्वायर बाई 3, pa स्क्वायर बाई 3। दूसरा बाउंड्री कंडीशन से आ गया। उस तरह तीसरा बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम। तीसरा बाउंड्री कंडीशन मेरा क्या है, x2 इक्वल टू 2a पे y2 0 है। ठीक है, लगाते हैं तीसरा बाउंड्री कंडीशन। तो तीसरा इक्वेशन जब लगाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको बैठाना है y2 को 0 और x2 के जगह पे 2a। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ऐसा, ये 0 और ये हो जाएगा p इंटू 8 a क्यूब बाई 6 प्लस माइनस 3 pa बाई 2 इंटू
4a² प्लस 2c3a प्लस c4 इक्वल टू 0। यहाँ पे c3 और c4 दोनों है, तो इसको एक वैल्यू का जरूरत c3 या c4 को निकालने के लिए मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। को c3 या c4 कोई एक पता रहेगा तो निकालेंगे अगला को, ठीक है। तो अगला लास्ट वाला इक्वेशन देखते हैं। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, स्लोप बराबर करना है। जब स्लोप बराबर करेंगे तो स्लोप वाला इक्वेशन में डाल देंगे, ऐसे इसको डाल देंगे। डी y1 बाई डी एक्स वन का इक्वेशन है मेरा, ये इक्वेशन है मेरा dy1 बाई डी एक्स वन का। यहाँ पे भी है, इसके लिए भी इसमें डालेंगे और जो x इक्वल टू यहाँ पे 2a डालेंगे, x1 के जगह पे x2 के जगह पे 2a डालेंगे, तो मेरा क्या इक्वेशन आ जाएगा, चौथा मेरा इक्वेशन आ जाएगा -4pa² बाई 4 प्लस c1 इक्वल टू 4pa² बाई 2 माइनस 3pa इंटू 2a प्लस c3। ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से मेरा c3 डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, c1 हमको पता है, पहले निकाल चुके हैं, 10pa² बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। c3 आ गया तो उस तरह हम लोग उस इक्वेशन में डालकर c3 को डालेंगे तो c4 भी मेरा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा मेरा, -2apa -2pa³ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दोनों आ गया मेरा, c3 c4 दोनों आ गया। अब इस तरह हम ei y1 का इक्वेशन और ei y2 का इक्वेशन दोनों लिख लेंगे, ये y2 दोनों का इक्वेशन लिखने के बाद हम ei y2 का इक्वेशन में डायरेक्ट लिख देते हैं। ei y2 का इक्वेशन क्या होगा मेरा, p x2 का क्यूब बाई 6 माइनस 3pa x2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 10pa² x1 बाई 3 माइनस 2pa³। ये मेरा y1 y2 का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट हमको कुछ भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। और इस तरफ मेरा ei y1 का इक्वेशन भी होगा, ei y1 का c1 और c2 डाल के, ठीक है। c2 तो 0 था, c1 सिर्फ होगा उसमें, तो लिख सकते हैं ये y1 का इक्वेशन, जो भी निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह। ये y1 का इक्वेशन लिख देते हैं। ये y1 का इक्वेशन पे क्या हो जाएगा, ये y1 का इक्वेशन -p(x1) का क्यूब बाई 12 प्लस c1 मेरा कितना है, c1 मेरा है pa² बाई 3 इंटू x1, c2 तो मेरा है ही नहीं, 0। यही हो जाएगा मेरा pa y1 का इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग मैकुले मेथड देखेंगे कि मैकुले मेथड में क्या करते हैं। तो मैकुले मेथड कब यूज करते हैं कि जब दो अलग अलग सेगमेंट हो और दोनों सेगमेंट में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अलग अलग हो, तो हम लोग मैकुले मेथड यूज करते हैं। अब इसी जो पिछला एग्जांपल था उसी को हम लोग मैकुले मेथड से भी बनाते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे मैकुले मेथड से, ठीक है। देखते हैं इसको मैकुले मेथड से। तो मैकुले मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे वो डायरेक्ट लास्ट सेगमेंट के लिए लिखते हैं। डायरेक्ट लास्ट सेगमेंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सेगमेंट मेरा क्या है, लास्ट सेगमेंट BC है मेरा लास्ट सेगमेंट। तो BC के लिए बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, M यहाँ पे थोड़ा बना देते हैं डायग्राम, एक सेक्शन कट कर लेते हैं। p/2 ये हो गया, ये 3p/2 हो गया, यहाँ से x डिस्टेंस हो गया, BC में सेगमेंट किए तो यहाँ शियर फोर्स नीचे हो गया, बेंडिंग मोमेंट ऐसा हो गया M, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो m प्लस p2 इंटू एक्स माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 2a,
ठीक है, तो m मेरा कितना आ जाएगा, m आ गया मेरा माइनस पी एक्स बाई टू प्लस 3p/2 इंटू एक्स माइनस 2a। ये इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन का खासियत, इस इक्वेशन का खासियत ये है कि इसमें x माइनस वाला जो टर्म है ना, x माइनस वाला टर्म, हम देखिए x माइनस टर्म लगा हम करली ब्रैकेट, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करली ब्रैकेट के अंदर दिए हैं। यहाँ पे भी x माइनस वाला टर्म को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करली ब्रैकेट, मतलब किस तरह करली ब्रैकेट, इस तरह का करली ब्रैकेट, इस तरह का करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, करली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसका नाम मान लीजिए इक्वेशन, अगर ए बोल रहे हैं तो इक्वेशन ए तभी वैलिड होगा जब x माइनस 2a जो है वो x माइनस 2a पॉजिटिव होगा, तभी हम ये इक्वेशन, ये मतलब जो ये टर्म है उसको हम लोग मतलब मानेंगे, लिखेंगे, नहीं तो इसको जीरो कर देंगे इस टर्म को। तो ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन T2a इन द बेंडिंग मोमेंट रिटर्न फॉर लास्ट सेगमेंट द इक्वेशन इज वैलिड फॉर एंटायर स्पैन, ये पूरा स्पैन के लिए वैलिड होगा। लेकिन जब x माइनस 2a टर्म अगर जीरो होगा, इन नेगेटिव होगा, तो इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ के लिए बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं ए बी पोर्शन के लिए, तो ए बी पोर्शन के लिए मान लीजिए x कितना होगा, 2a से छोटा हो जाएगा, तो इसको ये टर्म जीरो हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यही है मेरा मैकुले मेथड। मैकुले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम आगे दिखाते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, ये मेरा टर्म हो जाएगा पी एक्स बाई टू प्लस 3p/2 ऑफ एक करली ब्रैकेट का यूज करेंगे x माइनस 2a। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, ई आई एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, पी एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3p/2, इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं, ठीक है, और एक बार ई आई वाई माइनस पी एक्स क्यूब बाई 12, यहाँ कॉन्स्टेंट भी होगा, c1x प्लस एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा c2 प्लस 3p/4 था, ये x माइनस 2a का क्यूब डिवाइड बाई या 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे ई आई होगा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया। फाइनल आ गया मैकुले मेथड से, ऐसा इक्वेशन आ गया मेरा एक मैकुले मेथड से, मैकुले मेथड से आ गया ये इक्वेशन। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन, मेरा मैकुले मेथड से क्या फायदा हुआ हमको, एक ही इक्वेशन हमको लिखना पड़ा, एक ही इक्वेशन लिखना पड़ा, एक ही इक्वेशन से मेरा काम हो गया। और दो ही को मेरा आया, जो कांस्टेंट है वो 2 ठो आया, तो हमको 2 ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन मेरा क्या होगा, 2 हमको बाउंड्री कंडीशन लाना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0, और एक बाउंड्री कंडीशन मेरा x इक्वल टू 2a पे, y इक्वल टू 0। तो लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ पे मान लीजिए x को 0 बैठाए, x को यहाँ 0 बैठाए, यहाँ 0 बैठाए, यहाँ जब x को 0 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टर्म, ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम x को 0 बैठाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 2a, ये करली ब्रैकेट के अंदर, माइनस 2a आ जाएगा, माइनस 2a का क्यूब आ जाएगा। तो करली ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, पहला बाउंड्री कंडीशन से, मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पहला बाउंड्री कंडीशन से, पहला ई आई यहाँ 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये 0, ये भी 0, सिर्फ c2 बचेगा, प्लस ये नेगेटिव हो गया इसलिए 0, तो c2 मेरा 0 आ जाएगा पहला बाउंड्री कंडीशन से, c2 इक्वल टू 0। दूसरा बाउंड्री कंडीशन बैठाएंगे कि x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 0, तो y ये ई आई इंटू 0 हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन पहला है, ये 1 से आया है, इसका नाम 1 है, और ये 2 है। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं, तो y 0 होने की वजह से ये टर्म, लेफ्ट वाला टर्म 0 हो गया, राइट वाला टर्म देख रहे हैं आप, 2a बैठाएंगे प्लस c1 इंटू 2a प्लस 0 0 जो टर्म 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा,
ये यहाँ पर 2a बैठाएंगे x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा मेरा 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, C2 तो 0 था ही, ठीक है। तो मेरा C1 कितना आ जाएगा, C1 में जाएगा pa² / 3। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो मैकुले मेथड से इक्वेशन आया था, ei माइनस px³ / 12 प्लस 3p/12 ब्रैकेट में x माइनस 2a का क्यूब प्लस pa² / 3 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसा इक्वेशन मेरा हो जाएगा मैकुले मेथड से। अब हम कोई पर्टिकुलर चीज यहाँ से निकालते हैं मैकुले मेथड से, और वो जो मेरा डबल इंटीग्रेशन मेथड था वो दोनों सेम आना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन वाले निकालते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन एट x इक्वल टू 3a पे निकालते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 27a³ इंटू p/12 प्लस 3pa²/12। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3a बैठा रहे हैं, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3a बैठा रहे, देख रहे हैं कितना आता है। तो बैठाइए, इतना आएगा जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ से आ जाएगा ei होगा, तो मेरा y आ जाएगा माइनस pa³/ei, ठीक है, pa³/ei। और अगर हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी निकालेंगे तो यही आएगा मेरा y। डबल इंटीग्रेशन मेथड से ये इक्वेशन मेरा आया था, ये इक्वेशन मेरा आया था y2 वाला, ये इक्वेशन आया था। यहाँ y2 अगर हम निकालेंगे, x इक्वल टू y2 निकालेंगे ei y2 एट x2 इक्वल टू 3a, इस इक्वेशन में डालेंगे x2 इक्वल टू यहाँ पे x2 होगा, तो x2 इक्वल टू हम लोग डालेंगे इसमें कितना, x2 इक्वल टू जब डालेंगे 3a, तो मेरा यहाँ से भी y2 जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ से मेरा y2 जो आएगा y2 आ जाएगा माइनस pa³ ही आएगा। और डाल के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, डाल के देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है हमको मैकुले मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होता है। जो प्रॉब्लम ये होता है कि जब जैसे मान लीजिए अगर ये है इस तरह स्पैन है, ये क्या था मेरा a b c था और यहाँ लोड लग रहा था। तो मान लीजिए इसमें यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे बीच में यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल, और हम लास्ट स्पैन के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए 2 मीटर का यूडीएल लग रहा है, 2 मीटर का यूडीएल, और लास्ट में स्पैन के लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट एम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम आएगा, मेरा यूडीएल जो है वो इक्वेशन का फॉर्म में नहीं आ पाएगा, इक्वेशन एक्स के फॉर्म में, यूडीएल मेरा एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम यूडीएल के पास ही कट कर दे सेक्शन, तो उस तरीका से मेरा एक्स के टर्म में यूडीएल आना चाहिए, जो कि नहीं आता है। तो नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन ये करते हैं हम लोग कि हम लोग लोडिंग को मॉडिफाई करते हैं। लोडिंग को मॉडिफाई कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए इतना लोडिंग मेरा लग रहा है तो हम लोडिंग को बढ़ा देंगे, लोडिंग को पूरा लास्ट स्पैन तक ले जाएंगे और फिर उसका बैलेंस करने के लिए नीचे से लोडिंग लगाएंगे। ऐसा करके हम लोग लोडिंग को आगे तक बढ़ा देते हैं। यूडीएल और यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दोनों के लिए हम लोग यही चीज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा एक खाली प्रॉब्लम आता है मैकुले मेथड से, प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व जो करते हैं हम लोग मैकुले मेथड से, तो ये वाला, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल।
देखते हैं इस प्रॉब्लम को मैकुले मेथड से। इसमें निकालना है डिफ्लेक्शन, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए। कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ए और डी पे सिंपल सपोर्ट है, और थोड़ा सा ओवरहैंग पोर्शन भी है डी, ठीक है। तो लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 400 न्यूटन पर मीटर का, 3 मीटर का सेगमेंट में। तो इसको कैसे मैकुले मेथड से डील करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, लोडिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम पिछला ही लेक्चर में मतलब तुरंत बताए थे कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है अगर थोड़ा सा सेगमेंट में, तो कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, तो उसको बताए थे मॉडिफाई करके, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लोडिंग। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो लोडिंग को पूरा लास्ट तक लगाएंगे और उसका उल्टा में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, तो नीचे से एक लोडिंग लग रहा है और ये लोडिंग जो है बी से स्टार्ट होकर लगातार डी तक लग रहा है एकदम सेम 4000 न्यूटन पर मीटर का, और नीचे में भी एक 4000 पर मीटर का लग रहा है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। तो पुराना लोडिंग जैसा ही हो जा रहा है। अभी इसके लिए हम लोग इस मॉडिफाइड लोडिंग के लिए हम लोग लिखेंगे मैकुले मेथड का इक्वेशन। किस सेगमेंट के लिए, डी सेगमेंट के लिए। क्या करते हैं मैकुले मेथड में हम लोग डायरेक्ट लास्ट सेगमेंट के लिए लिखते हैं, लास्ट सेगमेंट के लिए लिखते हैं। लास्ट सेगमेंट मेरा क्या है, डी ई है। अब डायरेक्ट डी ई के लिए लिखेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, जो कि एम है, एम। तो डी ई के पास यहाँ पे एक सेक्शन कट करेंगे हम, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम, यहाँ पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट लिखने के लिए पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा, आर ए और आर डी। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कितना होगा आर ए होगा 500 और आर डी होगा 1300, 500 न्यूटन और 1300 न्यूटन। तो ये हो गया 500 और ये हो गया अलग 1300, ठीक है। अलग कलर से लिख दिए कि थोड़ा पता चले, 500 हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखने के लिए, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने के लिए वो अलग थोड़ा ट्रिक बता रहा है, ट्रिक। जैसे मेरा ये बीम है, बीम है, यहाँ पे हम कट किए, इसको कट किए, और यहाँ पे हम खड़ा होकर देख रहे हैं बीम को, ठीक है। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट। ये हो गया मेरा राइट पार्ट, ठीक है। तो ये वाला फेस को हम क्या बोल रहे थे, लेफ्ट फेस बोल रहे थे बहुत देर से, लेफ्ट फेस। और ये वाला फेस को हम बोल रहे थे राइट फेस, राइट फेस। अगर इसको हम लोग अलग से देखना, अगर एनालाइज करना है, अगर लगे और यहाँ पे खड़ा होकर देखने लगे, तो ये राइट हो गया मेरा, राइट साइड, और ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया। अगर यहाँ खड़ा होकर अगर हम इसको देखने लगे, सिर्फ इंडिविजुअली इसी को देखने लगे, लेफ्ट पार्ट को ही एनालाइज करने लगे, तो इसको बहुत लोग राइट साइड बोलता है, इसको राइट साइड, और इसको लेफ्ट साइड, ठीक है। उस तरीका से करता है, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं किए, हम लोग हमेशा लेफ्ट फेस और राइट फेस देख के किए हैं, ठीक है। लेफ्ट फेस और राइट फेस का पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। बहुत सारा बुक में मिल जाएगा आपको लेफ्ट साइड राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेंडिंग मूवमेंट का डायरेक्शन। हम लोग का डायरेक्शन लेफ्ट फेस और राइट फेस का पॉइंट ऑफ व्यू से किए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेंडिंग शियर फोर्स डायरेक्शन नीचे और बेंडिंग मूवमेंट कैसे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ऊपर भी, और ऐसे हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग जब भी लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, लेफ्ट पार्ट को जब भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, हम लेफ्ट पार्ट को देख रहे हैं,
लेफ्ट पार्ट को देख रहे हैं। तो मेरा शियर फोर्स कैसा है, ऐसा सेक्शन मान लीजिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ एक्स पे कट किए और लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। और बेंडिंग मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और कोई भी इसमें फोर्स लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है मतलब P1 P2 और ये W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और कोई भी तरह का लोड लग रहा है। तो और ये मान लीजिए रिएक्शन है मेरा R। तो हम लोग अगर देखें इसमें, तो हम लोग को जो इस पॉइंट के आउट मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, जहाँ पे कट किए वहीं पे मतलब एक्स पॉइंट है, तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट है सेक्शन का जहाँ कट किए हैं, वो उसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है एम। फिर ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, P2 का, P2 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है। P2 कैसे रोटेट करना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज। R जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए माइनस कैसे लिखेंगे, P2 इंटू मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है x1, P1 का डिस्टेंस है x2, R का है डिस्टेंस x3। R का तो अलग हो जाएगा, R क्लॉकवाइज में कर रहा है, इक्वल टू 0। तो फिर अगर हम लोग M को एक साइड लिए, M को एक साइड, तो मेरा क्या आ गया, R इंटू x3 माइनस P2 इंटू x1 माइनस P1 इंटू x2। हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि लेफ्ट पार्ट को हम लोग जब भी एनालाइज करेंगे, लेफ्ट पार्ट को जब भी हम लोग एनालाइज करेंगे, तो ऐसा मूवमेंट, ये R1 इंटू एक्स थ्री मेरा क्या आया, R1 इंटू एक्स थ्री, R1 इंटू एक्स3 मेरा पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। और P2 इंटू x1 मेरा क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, ये भी मेरा नेगेटिव आया। तो ऐसा मोमेंट जो बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, ऐसा मोमेंट जो बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है वो नेगेटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है वो पॉजिटिव होगा लेफ्ट पार्ट के लिए। उस तरह हम राइट पार्ट के लिए देखें, राइट पार्ट के लिए एनालाइज करें, राइट पार्ट के लिए, राइट पार्ट, ये राइट पार्ट हो गया मेरा, राइट पार्ट। राइट पार्ट में ऊपर होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एम इस तरह होता है। अब मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है P1 P2, मान लीजिए कोई रिएक्शन है R, तो इसमें भी इस तरह देखेंगे तो M क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस P1 इंटू x1 P2 इंटू x2 R इंटू x3 इक्वल टू 0, M इक्वल टू माइनस P1 x1 P2 x2 प्लस R x3। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, R इंटू x3 कैसे रोटेट कर रहा था बीम को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। ये कैसे रोटेट कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये पॉजिटिव था। तो राइट पार्ट के लिए, राइट पार्ट के लिए तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक नोट लिख लेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक नोट लिख लेंगे कि लेफ्ट पार्ट क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और फॉर राइट पार्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव। हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, अब इसमें m इक्वल टू लिखेंगे, m इक्वल टू जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको प्लस लिखेंगे लेफ्ट पार्ट के लिए, लेफ्ट पार्ट के लिए, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको नेगेटिव लिखेंगे और डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, जैसे हम इसमें कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए करके दिखाते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे सेक्शन कट किए हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब हम क्या लिख करेंगे, डायरेक्ट m इक्वल टू लिखेंगे, m इक्वल टू जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देंगे। तो ये 500 का मूवमेंट कैसा होगा, ये कैसे रोटेट करना चाहेगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो 500 इंटू एक्स माइनस, माइनस के लिए ये जो 400 वाला जो फोर्स है वो कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको माइनस लिखेंगे। तो माइनस 400 इंटू कितना डिस्टेंस होगा, x माइनस 1, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1 को मैकुले मेथड से कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए पता है कैसे करते हैं हम लोग, प्लस
ये इस फोर्स नीचे वाला फोर्स ब्लू रंग का जो फोर्स है उसको जल्दी लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 400 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस इस लोडिंग की वजह से आर डी लोडिंग जो है आर डी रिएक्शन उसकी वजह से लिख रहे हैं, ये आर डी रिएक्शन की वजह से कैसा रोटेट कर रहा हो क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा प्लस एक्स माइनस 6। ये मैकुले मेथड से हम इक्वेशन लिखे, समझ में आया होगा, ये वाला समझ में आया होगा। ये टर्म समझ में आया कि नहीं? ये कैसे लिखे हम लोग, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक लोडिंग था, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है था, यहाँ से यहाँ तक मेरा था, ये टोटल x था यहाँ से, तो यहाँ से x माइनस कर दिए 1, तो x माइनस 1। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कैसे करते हैं, 400 इंटू एक्स माइनस 1 डिस्टेंस लोड आ गया, 400 इंटू एक्स माइनस 1 इतना लोड हो गया, इंटू इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, बीचों बीच में होता है, तो इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 ये हो गया मेरा। और कैसे लग रहा था, ये रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया, प्लस इसकी वजह से भी ऐसे ही हुआ, इसे नीचे वाला की वजह से। इसका कितना लेंथ है, टोटल एक्स है, यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो ये मेरा एक्स माइनस 4 हो गया, तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, उस तरह हो गया। इक्वेशन समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। मेरे बेंडिंग मोमेंट आ गया मैकुले मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 500 एक्स। सिर्फ हम लोग जो x माइनस के साथ टर्म में आ रहा था तो ऐसा करली ब्रैकेट में दे देते हैं। करली ब्रैकेट में देने का क्या मतलब है कि अगर वो नेगेटिव होगा तो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। 400 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 300 इंटू एक्स माइनस 6, ऐसा आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखते हैं। ई आई डी वाई बाई डी एक्स एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 500 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, जो हम लोग कांस्टेंट है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट वाला टर्म के साथ नहीं रखेंगे, इंडिविजुअल वाला जो टर्म है उसके साथ रखेंगे जिसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। 400 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब बाई 6 प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब बाई 6 प्लस 1300 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर बाई 2 ई आई वाई इक्वल टू 500 एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2 माइनस 400 एक्स का पावर 4 बाई 24 प्लस 400 एक्स माइनस 4 का पावर 4 बाई 24 प्लस 1300 एक्स माइनस 6 का क्यूब बाई 6, ठीक है। ये मेरा आ गया फाइनल इक्वेशन। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इसी में हम लोग। बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन मेरा x इक्वल टू 0 पे y 0 होगा, और मेरा क्या होगा बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 6 मीटर पे, और जो सपोर्ट D पे x इक्वल टू 6 मीटर वही है, y 0। यहाँ से मेरा दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाने से मेरा कांस्टेंट सब आएगा। पहला मेरा बाउंड्री कंडीशन लगाने से कांस्टेंट C2 जो है वो 0 हो जाएगा, निकाल के नहीं दिखा रहे इस बार, और C1 मेरा आ जाएगा कितना, C1 मेरा आ जाएगा 1308.33 आ जाएगा। मेरा इक्वेशन भी मेरा आ जाएगा, बता देते हैं ई आई वाई 500 एक्स क्यूब बाई 6 माइनस 1308.33 एक्स माइनस 400 एक्स माइनस 1 का पावर 4 बाई 24 प्लस 400 एक्स माइनस 4 का पावर 4 बाई 24 प्लस 1300 एक्स माइनस 6 क्यूब बाई 6। ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा C1 C2 डालने के बाद। फिर हमको x इक्वल टू 5 डाल के
y निकालना है जो कि मेरा आ जाएगा -375/EI। ठीक है, नेगेटिव आया है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बस इतना समझ लेना है। ठीक है, हम इस बार कुछ कैलकुलेट करके नहीं दिखाए, बस डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, ये हम लोग हो गया मैकुले मेथड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मैकुले मेथड से, बस हम खाली लोडिंग बना के दिखा देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला मेथड देखेंगे, मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, ये मेरा लोडिंग है। ठीक है, इस लोडिंग में हम लोग को लगाना है मैकुले मेथड। ठीक है, तो मैकुले मेथड कैसे लगाएंगे, कैसे हम लोडिंग को मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये लोडिंग मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए पॉइंट मेरा कोई बी है और बी तक बढ़ते गया है, फिर घटने लगा है, तो हम लोग घटने नहीं देंगे, उसको घटने नहीं देना है। जैसे एक तरह का लोडिंग एकदम जैसे शुरू हो, एकदम उसी तरीका से लगातार लगते रहे लास्ट सेगमेंट तक। तो क्या करेंगे, इसको लगा देंगे लास्ट सेगमेंट तक, और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 2W0 हो जाएगा। L/2 डिस्टेंस में W0 हुआ तो L पूरा L डिस्टेंस तक हो जाएगा 2W0, 2W0। ठीक है, 2W0 यहाँ तक। अब हम लोग इतना लोड लगाए हैं, तो उल्टा में हम लोग को बैलेंस करने के लिए लोड लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, कैसे, 0 से लेके 2W0 तक, तो बैलेंस होकर फिर वही लोडिंग आ जाना चाहिए। लोडिंग इस तरह लगाना है, तो यहाँ से बी में 0 होगा और यहाँ पे 2W0 ऐसा लोडिंग होगा। ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से वही लोडिंग आ जाएगा। इसमें भी क्या हुआ, जो लोडिंग बी से लेके सी तक लग रहा है वो कैसा लोडिंग है, वो भी बी से स्टार्ट हुआ है और लगातार फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है 2W0 तक। ठीक है, तो एक तरह का लोडिंग, मतलब एक तरह का लोडिंग लगना चाहिए। एक तरह का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्टार्ट हुआ तो वो खत्म नहीं होना चाहिए। ए और बी है मान लीजिए यहाँ पे, और कहीं ये सी पे खत्म हो गया तो खत्म नहीं होना चाहिए। एक तरह का मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई चीज कहीं से शुरू हुआ तो लास्ट तक एकदम जाएगा, लास्ट सेगमेंट तक। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट हुआ बी से तो ये लास्ट सेगमेंट तक एकदम गया। इस तरीके से हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, अब इस लोडिंग हम लोग निकाल लिया, तो लोडिंग के लिए आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, और इक्वेशन से फिर हम लोग निकाल लेंगे मैकुले मेथड से। ठीक है, सबसे पहले लोडिंग को हम लोग को मॉडिफाई करना है मैकुले मेथड में। अगला हम लोग मेथड देखेंगे हम मोहर एरिया मेथड। देखते हैं हम लोग मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड भी हम लोग को क्या करता है, यूजफुल हो जाता है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करने का यूज में आता है। ठीक है, और ये हम लोग को जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं हम लोग को बेंडिंग की वजह से निकालते हैं, उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग। बेंडिंग की वजह से ही जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं उसके लिए मोमेंट एरिया मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और कब यूजफुल आता है मोमेंट एरिया मेथड, जब ऐसा सेक्शन हो जिसमें सेक्शन चेंज हो रहा हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जिसमें सेक्शन चेंज हो रहा हो। ऐसे ऐसा मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ 2I है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका I है, तो इसका हो जाएगा EI, इसका 2EI। ठीक है, तो सेक्शन चेंज हो रहा हो तो उस केस में हम लोग का काम में आता है डिफरेंट सेगमेंट हैव डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और कब नहीं यूज करना है मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड जब मान लीजिए इंटरनल हिंज आए, इंटरनल हिंज या रोलर आए, तब मोमेंट एरिया मेथड यूजफुल नहीं होगा, नहीं यूज करना है, कि उसमें कंटिन्यूटी ऑफ जो इलास्टिक कर्व है वो मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरनल हिंज और रोलर एज कंटिन्यूटी ऑफ इलास्टिक कर्व इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ इलास्टिक कर्व मेंटेन्ड नहीं रहता है, इसीलिए नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है मोमेंट एरिया मेथड, वो देखते हैं। तीन को जरूरी बात जो था मोमेंट एरिया मेथड के बारे में वो बता दिए। अब हम लोग जानते हैं कि d2y/dx2
इक्वल टू एम बाई ई आई होता है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स जो कि स्लोप है उसको टेन थीटा, और टेन थीटा बहुत छोटा था उसको थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन से लिख सकते हैं हम लोग डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू एम बाई ई आई। तो मेरा डी थीटा क्या आ जाएगा, डी थीटा इक्वल टू एम बाई ई आई इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो मेरा क्या आ जाएगा, ए से बी तक, बी से ए तक, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक। तो मेरा क्या आ जाएगा थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू ए से बी तक एम बाई ई आई इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब ये मेरा क्या बता रहा है, ये चीज मेरा मैथमेटिक्स में एम बाई ई आई इंटू डी एक्स किसी उसका एरिया बताता है, क्या बताता है, एरिया बताता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया बता रहा है। और थीटा बी ए क्या बता रहा है, थीटा बी माइनस थीटा ए, उसी को हम लोग थीटा बी ए भी बोलते हैं, थीटा बी ए, दैट इज स्लोप ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए, टेंजेंट ड्रॉन एट ए, मतलब बी का स्लोप बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए। तो यहीं से मेरा पहला थ्योरम निकल के आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। मेरा पहला थ्योरम क्या है मोमेंट एरिया का, कि चेंज इन स्लोप, हम लोग देखे भी इसको, चेंज इन स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इलास्टिक कर्व इक्वल्स टू द एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब जो चेंज इन स्लोप होगा वो दोनों पॉइंट का मतलब बीच का एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया के बराबर होगा। जैसे कि बताते हैं एग्जांपल लेके, ऐसे मान लीजिए कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें मान लीजिए कोई भी लोडिंग के लिए कुछ भी ऐसा बन रहा है ऐसा कर्व, तो ए और मान लीजिए कोई पॉइंट बी है उसका एम बाई ई आई डायग्राम कुछ बन रहा है, कुछ इस तरह कुछ भी बन रहा है, कुछ भी, ये मान लीजिए ए का है ऐसा और ये बी का है, ये बी। तो ए और बी के बीच में एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया निकालेंगे तो स्लोप यहाँ पे मान लीजिए ए पे कुछ स्लोप होगा कर्व का और बी पे कुछ स्लोप होगा, तो ये वाला एरिया, ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। थीटा ए है पॉइंट, ये बी है, ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग थीटा बी ए बोल रहे हैं, ठीक है। क्या उसका थीटा बी ए का मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए। तो बी का स्लोप, बी का जो स्लोप हो गया वो ये बी है, बी का टेंजेंट का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए का टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझ में आया होगा ये वाला कि बी का टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, ये बी का टेंजेंट है, बी का टेंजेंट, ये बी का टेंजेंट, सॉरी ए का टेंजेंट है, ये ए का टेंजेंट, तो ए का टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बी का टेंजेंट का कितना है स्लोप, वो मेरा पहला हो गया। लेकिन अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेकर बताते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग कैंटिलीवर बीम देख रहे हैं, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में ही कुछ हम लोग को कैंटिलीवर बीम मान लीजिए, और मान लीजिए पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट है पॉइंट ए, उसका निकालना है आपको स्लोप, तो आपको पता है, और ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट बी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए का स्लोप आपको पता है कितना है, वो तो एकदम सीधा रहता है, हॉरिजॉन्टल होगा। तो ए का स्लोप निकालना है तो ए और बी के बीच में एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया निकाल दीजिए, तो ए थीटा ए निकल जाएगा, थीटा ए, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि स्लोप एट बी कैन बी डायरेक्टली, मान लीजिए चेंज कर दीजिए, इसको बी लिख दीजिए और इसको ए कर दीजिए, ए थीटा बी हो जाएगा। तो स्लोप एट बी कैन बी डायरेक्टली known if the reference
A is chosen such that tangent at A is horizontal, मतलब A पे अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो स्लोप निकल जाएगा B का अपने आप। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी कर सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में मान लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में मान लीजिए कि यहाँ पे लोडिंग लग रहा है एकदम बीचों बीच में, तो हमको पता है बीचों में लोडिंग के लिए एकदम बीचों बीच में क्या होगा, स्लोप 0 होगा। और मान लीजिए यहाँ का स्लोप निकालना है आपको, यहाँ का स्लोप, तो इसके बीच में एरिया निकाल दीजिए M by E डायग्राम का। तो यहाँ स्टार्टिंग का मान लीजिए ये पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला पॉइंट का स्लोप क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा थ्योरम क्या बोलता है। दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम बोल रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए। अच्छा, M by E जो मोमेंट एरिया मेथड है उसको में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो बीम जो भी दिया गया है उसका डिफ्लेक्टेड शेप पता होना चाहिए, इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप। जैसे डिफ्लेक्शन इस तरीका से हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, इस तरीका से हो रहा है, इस तरीका से नीचे कैसे मतलब जा रहा है, या ऊपर किस तरह जा रहा है, क्या शेप बनेगा, उसका लमसम शेप का आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अगर शेप हम लोग पहला में क्या बात किए थे, एकदम स्टार्टिंग में 3 पॉइंट हम डिस्कस किए थे, तो उसमें बोले भी थे कि हिंज और रोलर का केस में यूज नहीं करते हम लोग मोमेंट एरिया मेथड, क्योंकि उसमें इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप चेंज हो जाता है अचानक से, तो फिर वहां पे नहीं एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो एक थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप का। तो सेकेंड वाला मेथड से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, बिना इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप का आइडिया नहीं रहने से फिर हम लोग मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगा पाएंगे ठीक से। देखिए क्या बोल रहा है, हम फिगर पहले बनाते हैं उसके बाद बताते हैं वाला कैसे बताएं। मैं सेकेंड वाला थ्योरम क्या बोल रहा है, तो देखिए सेकेंड वाला मेथड मेरा क्या बोल रहा है बताते हैं। तो क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ए ऑन इलास्टिक कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट अनदर पॉइंट बी, इसको टी बी बाई सी बोल रहा है, इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ area of M by EI diagram between AB about A। ठीक है, ये ये TAB होगा, TAB यहाँ पे जो है वो TAB है, TA by B है। ठीक है, गलत लिखा गया है। ठीक है, तो क्या बोला है कि डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए, ये अच्छी से समझिए, फिगर समझिए, डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए, ये एनी पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट बी, बी पे टेंजेंट ड्रॉ है। ये मान लीजिए कोई बीम है मेरा, कोई भी बीम है मेरा, ये बीम सी डी बीम है, उस पर कुछ भी लोडिंग लग रहा होगा, कुछ भी लोडिंग लग रहा होगा, P1 P2, उसके हाल से मेरा डिफ्लेक्टेड शेप ये वाला आया, ये मेरा डिफ्लेक्टेड शेप है, ये मेरा डिफ्लेक्टेड शेप है, डिफ्लेक्टेड शेप है। ठीक है, सी डी का, और इसका मान लीजिए M by EI डायग्राम पे कुछ बन रहा होगा, कुछ भी बना होगा M by EI डायग्राम का, सी डी का कुछ भी बना होगा M by EI डायग्राम। ठीक है, तो ए है और ये मेरा बी है, तो ए और बी में के बीच में M by EI डायग्राम है, ये M by EI डायग्राम है, तो ए और बी के बीच में, तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए on elastic curve with respect to tangent drawn at B is equal to area of M by EI diagram between AB, moment of area of M by between AB about point A। तो इस दोनों के बीच में एरिया का मोमेंट लेना है, ये जो एरिया है ए और बी में, इस एरिया का मोमेंट लेना है अबाउट ए। तो कैसे पता चला कि हमको अबाउट ए लेना है, क्योंकि देखिए हम बी पे टेंजेंट बनाए, हम लोग बी पे टेंजेंट बनाए और ए पॉइंट को हम लोग टेंजेंट, ए पॉइंट का हम लोग टेंजेंट से डिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट को हम लोग गिराए टेंजेंट के ऊपर, ए पॉइंट को टेंजेंट के ऊपर गिराए, तो जो पॉइंट को गिराएंगे हम लोग टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट से डिस्टेंस निकालेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम ऐसा बोलते हैं कि टेंजेंट के ऊपर गिरा दिए पॉइंट को, तो उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है हमको। जैसे यहाँ पे हम लोग इस एरिया का, ये एरिया है मेरा, मान लीजिए एरिया A1 है, ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा एरिया A1 है मान लीजिए, तो A1 का एरिया हम लोग ए के अबाउट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए बी पे टेंजेंट ड्रॉ किए और ए पॉइंट को गिराए टेंजेंट के ऊपर, टी बी है, हमको डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफ्लेक्शन निकालेंगे जो बताएं आपको। और टी टी ए बी है ये वाला, ये टी बी ए है, टी बी ए क्या है, टी बी ए है
ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और बी पॉइंट को गिराएंगे। तो इसमें हम लोग एरिया A1 का मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? बी पॉइंट के अबाउट लेंगे। टी बी ए निकालने के लिए हम लोग बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मोमेंट, सेकेंड थ्योरम हो गया मोमेंट एरिया का। देखिए इसको कैसे यूज करेंगे हम बताते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेके। सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेके, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें कोई भी लोडिंग लग रहा है, मान लीजिए P1 P2, उसके चलते मेरा कुछ भी ऐसा शेप आ रहा है, शेप आ रहा है। हमको इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। हमको पता चल गया कि पॉइंट डी पे मेरा स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहीं पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में हम लोग M/EI डायग्राम का एरिया निकालेंगे। M/EI डायग्राम मान लीजिए है मेरा M/EI डायग्राम का, ए है मेरा पॉइंट, ये मेरा डी है पॉइंट डी। तो ए और डी के बीच में M/EI डायग्राम का एरिया निकालेंगे और एरिया का मोमेंट लेंगे। कौन सा पॉइंट के अबाउट? यहाँ पे कौन सा पॉइंट को हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए डी पे और ए पॉइंट को गिराए, तो मेरा क्या हो जाएगा TAD। ठीक है, तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे हम लोग, ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। जो पॉइंट को टेंजेंट के ऊपर नीचे ले जाएंगे उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर TAD, ए पहले आ रहा है तो ए के अबाउट मोमेंट लेना है, जो पॉइंट पहले आ रहा है उसके अबाउट मोमेंट लेना है। इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से भी बताते हैं अभी कैसे हम लोग करेंगे, एक दो एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए थैंक यू।